राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के रमेशनगर इलाके में सोमवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्धता को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। क्षेत्रीय विधायक हरीश खुराना ने इलाके के 9 ब्लॉक में 9/86 से एमसीडी सरकारी विद्यालय तक, 9/85 से 9/110 तक और 9/27 से 9/45 तक नई पानी की पाइपलाइन बिछाने की परियोजना का विधिवत शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों ने उत्साहपूर्ण भागीदारी दर्ज की और इस पहल की खुलकर सराहना की। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नई पाइपलाइन से लंबे समय से आ रही जल आपूर्ति की समस्या में सुधार होने की उम्मीद है। कार्यक्रम में भाजपा विधायक ने जनता से पाइपलाइन प्रक्रिया के दौरान होने वाली असुविधा के लिए अग्रिम क्षमा मांगी और सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र में स्वच्छ जल उपलब्धता सुनिश्चित करेगी और संरचना को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेगी। और क्या कहा भाजपा विधायक ने इस अवसर पर, आप भी सुने उनका संबोधन। जैसा कि मैंने इलेक्शन से पहले इन लोगों को वादा किया था कि आपका आशीर्वाद मिलने के बाद हम यहाँ पे नई पानी की पाइपलाइन डालेंगे, उसी के निमित्त आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को और अपने जल मंत्री प्रवेश वर्मा जी को और जल बोर्ड के सारे अधिकारियों को, जिनके तत्वाधान के तहत आज हमने जो वादा मोतीनगर की जनता को किया था, रमेश नगर के लोगों को, कि हम पानी की नई पाइपलाइन डालेंगे जीतने के बाद, उसके तहत आज हम ये शुरुआत करने जा रहे हैं, उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। आज 9 ब्लॉक में हम शुरू करके अगले 1-1.5 महीने के अंदर 9 ब्लॉक लगभग 75% लोगों को यहाँ पे जो पानी की समस्या आ रही थी वो लगभग दूर हो जाएगी और 75% पानी की लाइन यहाँ डल जाएगी अगले 1-1.5 महीने के अंदर, और बाकी की लाइन अगले 1.5 महीने के बाद लगभग 2-2.5 महीने में पूरा ये काम 9 ब्लॉक का पूरा हो जाएगा। मायापुरी इलाके के फेज 1 में डीआरडी न्यूज टीम आज पहुंची। इलाके के निगम पार्षद सुरेंद्र सेतिया हैं और विधायक श्याम शर्मा हैं। डीआरडी न्यूज टीम ने इस अवसर पर निवासियों से बात की और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया। निवासियों के अनुसार इलाके में जनप्रतिनिधि कभी कभार आते हैं और साथ ही साथ वादे तो बहुत किए गए हैं, लेकिन काम में कुछ कमी है। जनता के अनुसार यहाँ के शौचालयों में सफाई नहीं होती है, नालियां भरी हुई हैं और पानी की सप्लाई गंदी आती है, जिसके कारण उन्हें बाहर से पानी खरीद कर पीना पड़ता है। निवासियों ने कहा यहाँ पर 3-4 बार मकान के लिए भी सर्वे हुए हैं, लेकिन जहाँ जुगी वहीं मकान का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। और क्या कहा निवासियों ने इस अवसर पर, आप खुद सुने और देखें मायापुरी फेज 1 का हाल अपनी आंखों से। इस समय हम मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में हैं, तो आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से कि उनके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है, निगम पार्षद और विधायक के जरिए से। सर जी, मेरा नाम संतोष है। मैं A11-12 मायापुरी फेज 1 का प्रधान हूँ। निगम पार्षद हमारे सुरेंद्र सेतिया जी हैं और विधायक श्री श्याम शर्मा जी हैं। और इन दोनों ने जो है आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य किया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, हम इसमें बताना चाहेंगे, इसमें कोई बात छुपी नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी परेशानी है पानी की। पानी हमारे यहाँ पे बहुत ही गंदा आता है, जिससे हम लोग उसको पी के बीमार भी पड़ जाते हैं और अस्पताल भी जाते हैं। और साफ़ सफाई के भी हम सोचते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत व्यवस्था सही नहीं है। ये सारा जाम पड़ा हुआ है पूरा, और यहाँ पे आए दिन परेशानियाँ होती है कि पानी भर जाता है। हमारे जो बच्चे हैं पानी में घुस के ही जाते हैं, और हमें यही दिक्कत है कि पानी जो है साफ़ आए और ये जो नालियाँ हैं इसको सफाई करवाया जाए। तो आपके क्षेत्र में निगम पार्षद आते नहीं क्या? निगम पार्षद जी आते क्यों नहीं है, आएंगे कभी। और क्या नाम है, सफाई जो हम कहेंगे तो एक बार आएंगे, फिर उसके बाद हाल वही है कि सफाई का व्यवस्था सही नहीं है। कहते हैं यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं वो है नहीं है। और विधायक का क्या है? विधायक के सर जी, हम विधायक जी को क्या कहें, हम पानी का समस्या लेके जाते हैं तो कहते हैं यहाँ पे हेड पंप लगेगा, यहाँ पे जेड पंप लगेगा, जो होता है पानी की जो सुविधाएँ आपको मुहैया कराई जाएंगी, नाले बनेंगे, खड़ंजे बनेंगे। आश्वासन तो हमारे को दे के गए हैं कि आपकी जो है सब समस्याएँ का समाधान होगा और यहाँ पर कैंटीन भी खुलेगी। यहाँ पे विधायक जी ने बहुत सारे वादे करके गए हैं, तो अब कितना पूरा करते हैं कितना नहीं है तो आने वाला समय ही बताएगा। हम तो कहना यही चाहे सर जी कि देखो नाली का पानी गंदा आ रहा है। अब पानी में हम सब पीते हैं, जब मोल का पानी खरीद के पीते हैं। जब
घरों में कीड़ा चल रहे, नाली चल के देख लो। अगर जो झूठ बोले तो आप फोटो ले रखे वो खींच लो मोबाइल में, तब तो हम जाने कि अमन का घर द्वार एकदम साफ है, अमन का कितना सफाई वाले हैं। बस हम यही कहना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उनके विकास में क्या क्या किया आपके? विकास तो खैर पहले तो हुआ है, यही ज़्यादा मुसीबत तो पानी की दिक्कत ज़्यादा है। पीने का पानी पानी की ज़्यादा दिक्कत है। करीब 4-5 सालों से जो है ज़्यादा ही दिक्कत चल रही है। पानी वाली समस्या ज़्यादा चल रही है, नाली की दिक्कत ज़्यादा चल रही है। दो चीज़ की ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर। अभी जो इस समय जो प्रेजेंट में जो भी विधायक और निगम पार्षद है, क्या आपके यहाँ पे क्षेत्र में आते कि नहीं आते हैं? सर देखो, हम दिहाड़ी करने वाले आदमी हैं, तो कभी काम पर चले गए तो यहाँ कब आए सर जी, कब चले गए हमको क्या पता। हम घर मिल गए, कभी सामने कभी नहीं मिले। अब उनसे जो है प्रधान कह देते हैं कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, बात है साफ बात, समझो। अब जो करेंगे नेता ही लोग करेंगे, और झुग्गी झोपड़ी वाले और करेंगे क्या? कौन सा महल है ये? कोई ना सोने की जगह ना बैठने की जगह, वो तो किसी तरह जानो इतना पलने वाली बात है यहाँ पे। तो और कोई झुग्गी झोपड़ी में कोई ना कोई चरपाई ना कोई कुर्सी है ना मेज है, ना रोड पर खड़े रहते हैं, कहीं ज़मीन बैठते हैं, कहीं कहाँ बैठते हैं, जगह थोड़ी हो गई ढंग का। तो सरकार चाहिए कि मान लो कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, तो जैसे अब बहुत दिनों से सुन रहा हूँ कि झुग्गी झोपड़ी के वालों को प्लॉट दिया जा रहा, ये दिया जा रहा, तो कहाँ दिया जा रहा? अच्छा, सरकार की तरफ से सुना है आपने? सरकार की तरफ से सुना है आपने? कई बार सर्वे हो चुका, 3-4 बार तो सर्वे हो गया, मगर आज तक अभी तो कोई सुनवाई हुआ नहीं। बोलो। जब इलेक्शन आता है तब नेता लोग सब आ जाते हैं, आगे पीछे दौड़ते हैं, बाबूजी कहते हैं, पैर पकड़ लेंगे, माता जी हो गए, बहन जी हो गई, सब कोई हो गया, और उसके बाद भूल जाओ, किसी को नहीं पूछता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। पूरा गली में तो एकदम पानी भर के एकदम अंदर जाने लायक होता है, किसी के घर में तो भर जाता है पूरा। तो इसके निकास नहीं है बाहर निकलने के लिए? निकास से नाली खोलेंगे तब तो होगा, नाली नहीं खोलेंगे कहाँ से होगा? अच्छा, नाली बंद रहते हैं। पानी की सुविधा नहीं है, और क्या, पानी बॉल खरीद के पी रहे हैं। अच्छा, सप्लाई का पानी नहीं आता? आता है, गंदा आता है बिल्कुल। अच्छा, और क्या करें हैं? और क्या समस्याएं हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। समस्या और क्या है, यहाँ झुग्गी झोपड़ी में तो समस्या है, और क्या। अच्छा, मेरा नाम रामदेवर पाल है। हाँ जी। 11-12 का निवासी हूँ। हाँ साहब, यहाँ बहुत नाले वाले की बहुत परेशानियाँ हैं। अच्छा। नाले का पानी कोई सफाई नहीं है, और बाहर जो रोड पे भी सफाई नहीं है, और पानी जो पीने वाला है वो भी बहुत दिक्कत है। पानी बाहर से आता है पीने के लिए, बहुत परेशानी है। तो आपके क्षेत्र में जो है निगम पार्षद और विधायक क्या चक्कर लगाते नहीं है? नहीं साहब, वो लोग तो नहीं आते हैं, लेकिन बाकी लोग जो हैं आते हैं। कोई वो लोग तो नहीं आते हैं, जो काम करने वाले कभी कभी आते हैं, और वो लोग नहीं आते हैं। मेरी पैदाइश यहीं से है। तो क्या कहना चाहोगे आप अपने क्षेत्र के विकास के बारे में? आपके यहाँ का निगम पार्षद कौन है और विधायक कौन है? सर, यहाँ पे काम की बहुत दिक्कत है, काम का कोई सुनवाई नहीं है। हमारे शौचालय वगैरह में बहुत दिक्कत होती है, सारे टूट पड़े हुए हैं। सवेरे जाओ तो बहुत गंदगी रहती है। हम चाहते हैं हमारी नालियाँ और ये शौचालय ज़रा साफ़ हो जाए, पानी बहुत गंदा आ रहा है। ये बात हमारी आगे तक पहुंचाई जाए, ताकि हमारे को पानी स्वस्थ मिल सके पीने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राजधानी लखनऊ में आयोजित बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में उन्होंने मेधावी छात्रों को उपाधि व मेडल प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने बाबू बनारसी दास को नमन करते हुए कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास प्रदेश के केवल मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि अभिभावक थे। उन्होंने इस अवसर पर युवाओं से बदलाव की और समाधान पर केंद्रित होने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों को भी युवाओं के साथ साझा किया। और क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर, आप भी सुने। बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं के प्रति, उनके अभिभावकों के प्रति अपनी बधाई देता हूं। और इस अवसर पर जिस महान विभूति के नाम से ये विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है, ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास जी की स्मृति को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के रचनाकार
पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास जी की स्मृति को भी नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक दीक्षांत समारोह का जो औपचारिकता है, पास आउट बैच मात्र नहीं है, बल्कि इंडियाज ट्रांसफॉर्मिंग जनरेशन का एक उदाहरण भी है। और इसके लिए जो छात्र छात्राएं यहां से अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनके विजनरी लीडरशिप में आने वाले समय में हमारा भारत या हमारा प्रदेश एक नई गति प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जब हम दीक्षांत समारोह की बात करते हैं, दीक्षांत समारोह भारत की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली का जो समावर्तन समारोह होता था, उसी का आज परिवर्तित रूप है। आप सोचिए कि 2011 में विश्वविद्यालय बनने के बाद से ही विश्वविद्यालय ने अपनी न केवल एकेडमिक एक्टिविटीज को बल्कि उसके साथ स्पोर्ट्स को भी जोड़ते हुए यहां पर एक साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। आज तो स्वयं प्रधानमंत्री जी देश के अंदर इसको लीड कर रहे हैं। उन्होंने खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से 2014 में पूरे देश के अंदर एक अभियान चलाया। फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से लोगों को स्पोर्ट्स के लिए कुछ समय देने के लिए कार्यक्रम के लिए उसे तैयार किया। सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भी खेलकूद के प्रति लोगों के मन में एक भाव पैदा हो, इसके लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। और आज आप देखते होंगे स्पोर्ट्स लोगों के दिनचर्या का एक हिस्सा बनता जा रहा है। हम युवाओं की इन आकांक्षाओं को उड़ान देने के लिए, उसके पंखों को उड़ान देने के लिए नए अवसर दे सकते हैं, नए प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। हमारे युवाओं को उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा और बीबीडी इसके लिए अपने आप को तैयार करे। बीबीडी को इसके लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने संस्थापकों के विजन को मूर्त रूप देना है और मूर्त रूप देने के लिए ही यह दीक्षांत समारोह आपके लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से बीबीडी यूनिवर्सिटी को उनके इस दीक्षांत समारोह के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को भी हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि अपने जिस विभूति के नाम पर विश्वविद्यालय बना है, वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, एक सुयोग्य राजनेता भी थे और लखनऊ के एक अभिभावक के रूप में, उत्तर प्रदेश के अभिभावक के रूप में उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हुआ था, नेतृत्व उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हुआ था। उनके प्रति, अपने संस्थापकों के विजन के प्रति आपकी श्रद्धा और समर्पण का भाव सदैव बना रहना चाहिए। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। यह कार्यक्रम बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर राज्य सरकार के आदिवासी विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने आदिवासी समुदायों के समग्र विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक योगदान को राष्ट्रीय विकास की कहानी में प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी और कहा कि सरकार आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है। और क्या कहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस अवसर पर, आप भी सुने। हमारे देश में बहुत बड़े प्रमाण पर आदिवासी बंधु रहते हैं और उस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है कि जहां जंगल है वहां आदिवासी रहते हैं और वहां समस्या ये है कि वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। उनका विकास होना चाहिए, समाज के बराबरी में उनको स्थान मिलना चाहिए। इस प्रकार की प्रामाणिक भावना मन में रखकर कुछ संस्थाएं काम करती हैं। उसमें से ही संपूर्ण बांबू केंद्र एक अच्छी संस्था है। मैं भी पिछले 27 साल से, हमारे एक दिवंगत खासदार थे आदरणीय लक्ष्मणराव मानकर, उनके मृत्यु के बाद हमने एक ट्रस्ट तैयार किया और विदर्भ में आदिवासी क्षेत्र में हमने एकल विद्यालय की शुरुआत की। आज करीब 1200 एकल विद्यालय और 1800 शिक्षक काम करते हैं। अब उसको महाराष्ट्र व्यापी स्वरूप दिया है और 28,000 आदिवासी बच्चे उसमें पढ़ते हैं। धारणी और चिखरदरा तालुका में 317 गांव है, उसमें मानकर ट्रस्ट के द्वारा 183 एकल विद्यालय चलाते हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास और उनको समृद्ध संपन्न बनाने की योजना आपके भी मन में है, सरकार के भी मन में है और काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं के मन में है। पर यह करने के लिए किस प्रकार के मार्ग से जाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जल, जमीन, जंगल और जानवर, ये चारों बातें आदिवासी समाज से जुड़ी हुई है और इसलिए आने वाले समय में हमें टेक्नोलॉजी का, तंत्र ज्ञान का विकास करना होगा। मैं बहुत बार एक बात कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, जिसको आप कौशल्य कहते हैं, एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ज्ञान का रूपांतर संपत्ति में करना, यही हमारा भविष्य है। पिछले अनेक सालों से हमारे में कुछ अच्छाई भी है, कुछ कमियां भी है। कमियां को हटाना है, ज्ञान को हासिल करना है और समाज को आर्थिक दृष्टि से सक्षम करना है। हमारे सामाजिक क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में हमने काम करना चाहिए। अभी मैं वाशिम में एक प्रकल्प शुरू कर रहा हूं, उसका भी जनवरी में उद्घाटन है। हम लोग वेंटिलेटर बना रहे हैं, ईसीजी मशीन बना रहे हैं, ब्लड प्रेशर, सब वाशिम में, वाशिम और गढ़चिरौली ये अति मागास जिले हैं। और मुझे बता दें, वहां के 30 बच्चे हमने विशाखापट्टनम के एमएसएमई मेडिकल डिवाइस पार्क में भेजे थे, जो एमआरआई, सीटी स्कैन बनाते हैं। अब नागपुर में मैंने एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे मशीन लगाई है। डॉक्टर एमआरआई का 17,000 रुपये लेते हैं, हम 1,200 रुपये में एमआरआई करके देते हैं। एक्सरे 100 रुपये में देते हैं। सीटी स्कैन 6,000 रुपये लगते हैं, 600 रुपये में कर देते हैं। डायलिसिस 500 रुपये में कर देते हैं। 6-6 दिन की वेटिंग लिस्ट है। आज हम ये सब बातें तैयार करने का सोच रहे हैं। मुझे लंगड़े, कुछ लोगों को पैर नहीं है, मैंने हजारों लोगों को पैर लगा के दिए गवर्नमेंट ने। मैं निरुपमा ताई को प्रार्थना करूंगा कि चश्मे, पैर लगाना, सोलर की ये जो ट्राइसिकल है, मैं एक बार उनको भेजता हूं अधिकारियों को, यहाँ बड़ा कैंप लीजिए।
और सब लोगों को फ्री ऑफ चार्ज लगा देंगे, क्योंकि हमारे संतों ने कहा है कि ऐसे तो दिल है दीन दुखी है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, जो जीवन जी नहीं सकते, उनकी सेवा करना ही धर्म है। भारत सरकार ने सोमवार को सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा के बाद 17 नई परियोजनाओं को नियमांकित वित्त अनुमोदन दिया। परियोजनाओं का कुल निवेश 7,172 करोड़ है और ये सभी ECMS स्कीम के तहत मंजूर की गई है। इस निवेश के तहत आने वाले उत्पाद क्षेत्रों में कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर, मल्टीलेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ऑसिलेटर, इनक्लोजर इत्यादि शामिल रहेंगे। सरकार का अनुमान है इन परियोजनाओं द्वारा 65,000 करोड़ से अधिक का उत्पादन मूल्य प्राप्त होगा। इस अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 बातों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है मजबूत डिजाइन टीम में विकास करना, यानी केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि डिजाइन क्षमता को बढ़ावा देना, सभी भारत में बने उत्पादों के लिए सिग्मा गुणवत्ता की मानदंड सुनिश्चित करना और साथ ही साथ स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं को मूल्य श्रृंखला में आगे ले जाना ताकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बन सके। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात बहुत अधिक है और इस तरह की योजनाओं से आयात निर्भरता को कम करने की दिशा में मदद मिलेगी। To achieve long-term success, we will have to focus on 3 major things. First, we will have to develop our design teams. Whatever be the cost, whatever be the effort, whatever be the hard work that has to be put in, this is something which has to be done. My second request and second ask is to focus on getting Six Sigma quality in every product that we manufacture. Smallest of the small products and the most complex of the complex products. Our success in the world will be defined by the quality of the product, timely supply of the product, good focus on what the customer requires. Then only we'll be able to really make it a success that our Prime Minister has envisioned this sector. And third ask is, as far as possible, for everything that you use in your factory, in your plant, in your laboratory, get Swadeshi, get Atmanirbharta. Focus on developing Indian suppliers. Make sure that they also come up to quality levels. Make sure that you hold hands and get them up the value chain. That will define your success in the coming years. देहरादून के रेंजर ग्राउंड में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित 3 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, जिसे उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में उत्तराखंड सहित देश भर की जनजातियों ने अपनी पारंपरिक कला, नृत्य और हस्तशिल्प की विविध प्रस्तुतियां दी, जिससे पूरा परिसर सांस्कृतिक उत्सव में बदल गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आयोजन केवल उत्सव नहीं बल्कि जनजातीय समाज की विरासत और योगदान का सम्मान है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य के 128 जनजातीय गांवों को विशेष विकास योजनाओं के लिए चयनित किया गया है, जहां शिक्षा, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर काम तेजी से चल रहा है। सरकार द्वारा जनजातीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, निःशुल्क कोचिंग और एकलव्य मॉडल विद्यालयों जैसी योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। ये महोत्सव जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा से जोड़ने और स्थानीय कलाकारों व हस्तशिल्पकारों को नए अवसर देने का महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। मैं आज के इस जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर आयोजित हो रहे इस आदि गौरव महोत्सव और जनजाति गौरव दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामना देता हूं। साथ ही में भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये मेरे लिए केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये मेरे अपने सभी जनजातीय भाई बहनों से मिलने, उनकी खुशियों में शामिल होना और उनकी परंपराओं के रंगों में रंगने का, मिलने का, जुलने का, नजदीक से महसूस करने का भी एक अवसर होता है। आदि गौरव महोत्सव
हमारी पहचान, हमारी जड़ों और जनजाति समाज की विराट संस्कृति से साक्षात्कार का भी अवसर है। ऐसे कार्यक्रम हमें बताते हैं कि हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी हमारी धरोहर है, हमारी सबसे बड़ी विरासत है, हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं जनजातीय शोध संस्थान TRI उत्तराखंड और जनजाति कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग को बहुत बधाई देता हूं हृदय से। मैं आज के इस विशिष्ट अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी की बात करूं तो वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि संघर्ष, स्वाभिमान और संगठित शक्ति के प्रतीक थे। उनकी विचारधारा हमें बताती है कि जब तक समाज की सबसे कमजोर कड़ी मजबूत नहीं होगी तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनजाति समाज के बजट को 3 गुना बढ़ाकर भगवान बिरसा मुंडा जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस प्रकार के ऐतिहासिक कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज जनजाति समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 गांवों का चयन किया गया है। इन चयनित गांवों में अब बुनियादी सुविधाओं के विकास के अलावा आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। हर दृष्टि से उनका योजन किया जाएगा, नियोजन किया जाएगा और भविष्य की संभावनाओं के मद्देनजर उनके विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार भी प्रदेश के आदिवासी और जनजातीय समुदाय को अनेक प्रकार की सुविधाएं देकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है। आज हमारे प्रदेश में 4 आदर्श एकलव्य विद्यालय कालसी, मेहरवना, बाजपुर व खटीमा में संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भोटिया तथा राजी जनजाति के शैक्षिक उन्नयन के लिए एकलव्य विद्यालय खोलने के लिए अभी हाल ही में हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। साथ ही जनजातीय समाज के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए उन्हें प्राइमरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त उनके शैक्षिक उत्थान एवं विकास हेतु सरकार द्वारा वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन भी किया जा रहा है। साथ ही जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में 3 ITI कॉलेजों का संचालन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी शुरू की गई है। इसके लिए प्रति माह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जनजाति समाज की बेटियों की शादी हेतु 50,000 रुपए का अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा आज अनुसूचित बाहुल्य जनजाति क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।